गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो वो तिहाड़ जेल पहुंच चुका है और ऐसे में दूसरी तरफ पुलिस ने उस लड़की की पहचान कर ली है जो आफताब के फ्लैट पर आती थी, जो आफताब को बम्बल ऐप के जरिए मिली थी। देखिए, पुलिस किसी भी तरह से इस पूरे मामले में कोई भी लूप होल छोड़ना नहीं चाहती है और लगातार सबूतों को जुटाने का प्रयास हो रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट की तैयारी है। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। पहले पॉलीग्राफ, अब नार्को की बारी। आफताब के मुंह से निकलेगा सिर्फ सच। तिहाड़ में कटेंगे आफताब के दिन। सीसीटीवी से होगी आरोपी की निगरानी। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पर धीरे धीरे ही सही कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कोर्ट ने आफताब को पुलिस रिमांड से 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जेल भेजे जाने से पहले दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में आफताब का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। एक तरफ जेल को आफताब का ठिकाना बना दिया गया है तो दूसरी तरफ पुलिस सबूतों को जमा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आफताब को 13 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट हुआ आफताब जेल नंबर 4 में रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर उसे अकेले रखा गया है। बैरक में उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की नजर में रहेगा आफताब। बताया जा रहा है कि जेल के जिस हिस्से में आफताब को रखा गया है वहां पर उस पर आधा दर्जन से ज्यादा कैमरों की नजर रहेगी। एक तरफ उस पर निगरानी की जाएगी तो वहीं उसे जेल मैनुअल के अनुसार ही दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। मतलब जेल में आफताब बिल्कुल आम कैदी की तरह ही रहेगा। वहीं इस मामले में अब कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस ने मर्डर के बाद उसके फ्लैट पर आई लड़की की पहचान कर ली है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मर्डर के बाद आफताब के फ्लैट पर एक लड़की आई थी। उस संदिग्ध लड़की तक पहुंची दिल्ली पुलिस। आफताब बम्बल ऐप से उस लड़की के संपर्क में था। पुलिस ने बम्बल ऐप से उस जानकारी मांगी थी। पुलिस ने संदिग्ध लड़की से पूछताछ भी की। पेशे से साइकोलॉजिस्ट बताई जा रही है लड़की। आफताब ने शव के टुकड़े को घर में छिपाकर लड़की को घर बुलाया था। पुलिस को केस को सुलझाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट से बड़ी उम्मीद है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। आफताब के नार्को टेस्ट की भी तैयारी हो रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आफताब का नार्को टेस्ट भी कराएगी दिल्ली पुलिस। सोमवार को हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट के लिए तैयारियां पूरी हैं। कोर्ट से पहले ही अनुमति मिल चुकी है। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी जल्द आने वाली है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस जहां अपना काम कर रही है तो इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। कई नेताओं ने इसे लव जिहाद का एक नमूना बताया है तो ओवैसी ने इसे एक सामान्य अपराध की घटना बताई है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने इस केस में आरोपी को फांसी देने की भी मांग कर डाला है। जब ऐसे लोग एनकाउंटर हो तो मिट्टी का तेल डाल के थोड़ी सुअर की चर्बी डाल के आग लगा देनी चाहिए, क्योंकि उसका कोई धर्म नहीं होता। श्रद्धा वालकर मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश की निगाहें दिल्ली पुलिस की जांच पर टिकी हुई हैं, इसलिए पुलिस इस मामले में कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती है। सबूतों की एक एक कड़ी जोड़कर आरोपी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें कि दिल्ली के इमामों को सैलरी देने के मामले में एक बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 1993 वाले संदेश का जो फैसला लिया गया था उसका जिक्र हुआ है। आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला, क्यों इस पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर राजनीति अपने चरम पर है। 4 दिसंबर को मतदान से पहले सभी पार्टियों के नेता अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की जी जान में जुटे हैं। बीजेपी, आप और कांग्रेस के दिग्गज नेता एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। चुनावी मौसम में एक बार फिर से मस्जिदों के इमामों की सैलरी का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। अब इस बीच केंद्रीय सूचना आयोग ने भी इस मामले पर
अहम राय दी है। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने भी दिल्ली सरकार के इमामों को दिए जाने वाले वेतन के खिलाफ एक आरटीआई आवेदन पर आदेश पारित किया है। इस आदेश में उन्होंने उसे असंवैधानिक करार दे दिया। आरटीआई अर्जी की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त ने कहा कि यह आदेश संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। संविधान में कहा गया है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म विशेष के लिए नहीं किया जा सकता। आयोग का कहना है कि ये एक गलत मिसाल स्थापित करने के साथ ही अनावश्यक राजनीति विवाद और सामाजिक वैमनस्य की वजह बन गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के फैसले का स्वागत किया। बीजेपी नेता ने केंद्रीय सूचना आयुक्त के इस आदेश को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की जड़ पर प्रहार है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस आदेश को लेकर केजरीवाल सरकार पर कड़ा प्रहार किया। पूनावाला ने कहा कि यह आपका असली चेहरा है। दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा, एक वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए राज्य के पैसे का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सरकार के पास 13,000 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। एक वर्ग को खुश करने के लिए केवल इमामों की सैलरी बढ़ाना और इमामों को सैलरी देना, वक्फ को पैसे देना, परंतु दूसरे धार्मिक संस्थानों को, दूसरे धर्म के जो गुरु हैं, चाहे वो पंडित हो चाहे वो ग्रंथी हो, उनको इस प्रकार की सैलरी नहीं दी गई। ये असली चेहरा दिखाता है आम आदमी पार्टी का। वैसे तो कहते हैं वो चुनावी हिंदू है, परंतु जो असलियत में उनके मन में है और जो उनकी रणनीति है वो सामने निकल कर आ गई। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कई मंदिरों के बाहर आप नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टर पर लिखा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप हर महीने मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देते हैं, वैसे ही हमारे मंदिर के पुजारी और सहयोगियों को भी इस महीने तनख्वाह दो। मंदिर में लगाए गए पोस्टर का बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले फेज के वोट के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली होगी नेत्रंग में, उसके बाद खेड़ा में और फिर सूरत में, और आज सूरत में ही रुकेंगे। लेकिन कल 4 जनसभाओं को फिर से ताबड़तोड़ तरीके से संबोधित किया जाएगा। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आज याद करीने प्रणाम पाठव्या છે, આટલું મારા બધી કહેજો। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा हुआ है। ऐसे में गुजरात के रण में सभी दलों के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तीनों ही पार्टियां चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ जीत के लिए अलग अलग दावे कर रही है। गुजरात में फिर से बीजेपी सरकार के गठन के लिए पीएम मोदी भी राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज पीएम गुजरात में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम नेत्रांग में दोपहर 2:45 में रैली करेंगे। इसके बाद पीएम शाम को 4:45 में खेड़ा के में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पीएम की आखिरी रैली सूरत में शाम 7:30 बजे होगी। आज पीएम मोदी सूरत में ही विश्राम करेंगे। 28 नवंबर को पीएम 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली पालीताना में होगी। इसके बाद पीएम अंजर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की तीसरी चुनावी सभा गोवर्धन पर होगी। इसके बाद पीएम मोदी राजकोट में चुनाव प्रचार करेंगे। राज्य में पहले चरण के मतदान से पहले पिछले 20 दिनों के में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत आधा दर्जन मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रीय नेता लगभग 150 छोटी-छोटी चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। का चुनाव आया तो क्या कहा? इनमें 3 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं तो सिर्फ मोदी और शाह ने की है। इन 2 दिग्गजों के अलावा पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जाति क्षेत्र विशेष से नाता रखने वाले नेता भी राज्य में धुआंधार रैली कर रहे हैं। महान गुजरात और महान भारत की रचना માટે नरेंद्र मोदी। भाजपा पिछले 27 सालों से राज्य की सत्ता में है।
वह लगातार 7वां विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के साथ भी है, जो पूरे दमखम के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 1 दिसंबर को 89 सीट पर मतदान होना है, जबकि दूसरे चरण में 93 सीटों पर चुनाव होना है। मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको अगली बड़ी खबर बता दें। देखिए, पाकिस्तान से एक खबर है जहां पर सियासी ड्रामा लगातार चरम पर है। ऐसे में इमरान खान जो कि सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लगातार जो उनकी पार्टी के विधायक हैं, सीएम हैं या जितने भी और बड़े नेता हैं, वो अब एक अपना इस्तीफा देंगे। पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनवा में इमरान की पार्टी की सरकार है। पाकिस्तान में बड़ी सियासी हलचल, पाकिस्तान में राज्यों की सरकार से बाहर होगी इमरान की पार्टी, और ये एक बड़ा फैसला इमरान खान की तरफ से। आपको बता दें, पाकिस्तान में जो सत्ता संघर्ष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के नेता सरकारी पद को छोड़ेंगे, पीटीआई के सभी विधायक इस्तीफा देंगे, और इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में तेज हुआ सत्ता संघर्ष। इमरान खान के नेता छोड़ेंगे सरकारी पद। पीटीआई के सभी विधायक देंगे इस्तीफा। पाकिस्तान में सत्ता का संघर्ष एक नए मुकाम पर पहुंच गया। सत्ता से बेदखल किए गए इमरान खान ने पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को करप्ट बताते हुए इससे निकलने का ऐलान किया है। इमरान ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी विधायक प्रांतीय असेंबली में से इस्तीफा दे देंगे। रावलपिंडी में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे को संबोधित करते हुए विधायकों के इस्तीफे का ऐलान किया। फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। इसी महीने की हुई शुरुआत में जानलेवा हमले के बाद इमरान खान की ये पहली रैली थी, जिसमें हजारों की तादाद में इमरान के समर्थक जुटे हुए थे। इस रैली में इमरान ने कहा कि उनकी पार्टी नए चुनाव की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। शहबाज सरकार पर निशाना साधते हुए इमरान ने इसे पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। कहा कि अब वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी विधायक जल्द से जल्द अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे। हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। इमरान खान के इस फैसले से क्या असर होगा, उससे पहले आपको पाकिस्तान की सियासी सिस्टम में पीटीआई की हैसियत को समझा देते हैं। पाकिस्तान के 2 बड़े राज्यों में पीटीआई की सरकारें हैं। पंजाब में पीटीआई की सरकार है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई सरकार चला रही है। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी पीटीआई के विधायक हैं। इमरान के फैसले से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में स्टेट असेंबली भंग हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि वो अपने एक विधायक और मुख्यमंत्री से इस फैसले को लेकर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद इस्तीफे की तारीख का भी ऐलान किया जाएगा। मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। इमरान खान के ऐलान के बाद सत्ताधारी गठबंधन ने इसे सियासी ड्रामा बताया। मरियम नवाज शरीफ ने इस ऐलान को झूठे पुलिंदा बताते हुए लॉन्ग मार्च की नाकामी से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी आरोप लगाया कि इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च के फ्लॉप होने के बाद चेहरा बचाने की कोशिश में इस तरीके का ऐलान कर रहे हैं।
इमरान खान का आरोप है कि साजिश के तहत उनकी पार्टी की सरकार को गिराया गया, जिसके बाद लगातार शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। इमरान की मांग है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में आम चुनाव कराए जाए। विधायकों के इस्तीफे से वो चुनावों के लिए फिर से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच आपको बता दें, बिहार के सोनपुर मेले में अनामिका जैन अंबर को काव्य पाठ करने से रोका गया। इस पर जमकर बीजेपी ने बिहार सरकार पर हमला बोला है और वहीं अनामिका जैन अंबर ने एयरपोर्ट के बाहर से एक वीडियो बनाकर अपने दर्द को बयां किया। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जॉन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। यूपी में काबा के जवाब में यूपी में बाबा गाकर सुर्खियों में आई कवयित्री अनामिका जैन अंबर एक बार फिर से चर्चा में है। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। इस बार चर्चा अनामिका जैन को काव्य पाठ करने से रोकने को लेकर है। दरअसल बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में 25 नवंबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें शामिल होने के लिए कई कवियों को निमंत्रण भेजा गया था। अनामिका अंबर भी इन कवियों में शामिल थी, लेकिन उन्हें आखिरी मौके पर काव्य पाठ करने से रोक दिया गया। अनामिका अंबर ने इसकी जानकारी अपने फेसबुक लाइव से दर्शकों के साथ साझा की है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का एक बड़ा कार्यक्रम था और यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया था। करीब 1 महीने पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था और मुझे बहुत दुख है कि मैं बिना काव्य पाठ किए पटना की धरती से, बिहार की धरती से वापस जा रही हूँ। बहुत निराश भी हूँ और जैसे ही हम लोग मंच पर पहुँचे तो प्रशासन ने मना कर दिया कि आप काव्य पाठ नहीं।